हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं बीकॉम सेकेंड ईयर और ट्वेल्थ दोनों ही क्लास का एक कॉमन टॉपिक करवा रही हूँ। बीकॉम के लिए ये क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है और बार अगर आप 10 ईयर उठा के देखेंगे तो रिपीटली ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये मैं करवा रही हूँ। और ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी ये टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है और साथ साथ में इम्पॉर्टेंट भी है। बट एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है, बट थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्वेल्थ क्लास को भी ये क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या है 10 मार्क्स के लिए बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए फॉर वैल्यू एडेड मैथड। वैल्यू एडेड मैथड को समझाना है, थ्योरी पर्सपेक्टिव से लिखना है। ठीक है, अब वैल्यू एडेड मैथड को समझाने से पहले मैं आपको इस पूरे वैल्यू एडेड मैथड का बेस बता दे रही हूँ, जिससे आपको ये वैल्यू एडेड मैथड समझना बहुत सिंपल हो जाएगा। ठीक है, सो बेस क्या है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अब हम बात करते हैं नेशनल इनकम। ठीक है ना, नेशनल इनकम कैलकुलेट करना, नेशनल इनकम। ठीक है, तो नेशनल इनकम होती क्या है, या फिर मैंने डोमेस्टिक इनकम बताया। अभी आप डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में दोनों में एक कॉमन चीज़ क्या थी कि नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, इट इज़ द वैल्यू, किसकी वैल्यू होती है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की। ठीक है, तो एक कंट्री के अंदर जितनी गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विस एक पीरियड के दौरान बनती है, उसे डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। और अगर कंट्री के अंदर और कंट्री के बाहर दोनों जगह जो बनती है, बट बाहर जो बनाने वाला पर्सन होना चाहिए वो हमारी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट होना चाहिए, तो उन वैल्यूज़ को हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम। यानी नेशनल इनकम में डोमेस्टिक जो बनी है गुड्स, फाइनल गुड्स, वो भी शामिल होती है, और जो बाहर बनी है बट उसे कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट ने अगर बनाया है तो उस वैल्यू को भी नेशनल इनकम में शामिल किया जाता है। मतलब नेशनल इनकम इज़ अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट एंड डोमेस्टिक इनकम इज़ अ नैरो कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, इट इज़ द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो बात आती है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू कैलकुलेट कैसे की जाती है। मैंने आपको इस टॉपिक के लिए या इस कॉन्सेप्ट के लिए वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड की है। अगर आप ट्वेल्थ के सेक्शन में जाकर देखेंगे, नेशनल इनकम के सेक्शन में, तो आई थिंक ये वीडियो 4th वीडियो है जिसमें मैंने आपको बताया है कि अभी रिसेंटली वीडियो डाली है मैंने कि किस तरीके से हम फाइनल गुड्स एंड सर्विस की वैल्यू निकालते हैं, जिसे हम कहते हैं ग्रॉस आउटपुट वैल्यू। ठीक है, तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को निकाला जाता है। अब मैं अगर इसका एक एग्जाम्पल दूं तो ध्यान से सुनना, कहाँ से ये वैल्यू एडेड मेथड क्यों आया, रीज़न क्या है इसका। देखिए, मान लीजिए फार्मर है, एक फार्मर इज़ अ प्रोड्यूसर। आप सबको पता है हमारी इकॉनमी में प्रोडक्शन 3 सेक्टर या 3 एरियाज़ में होता है। कुछ लोग जो होते हैं वो प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं, कुछ लोग सेकेंडरी सेक्टर में, और कुछ लोग टेरिशरी या फिर जिसे हम सर्विस सेक्टर कहते हैं उस सेक्टर में काम करते हैं। फार्मर जो है वो एग्रीकल्चरल सेक्टर यानी प्राइमरी सेक्टर में काम करता है। ये क्या करता है, फार्मर का काम, या फार्मर ने क्या किया, वीट प्रोड्यूस किया और इस वीट को प्रोड्यूस करके इसे सेल किया। वीट प्रोड्यूस किया, देन इसको क्या किया, सेल किया। कितने का सेल किया, 2000 रुपीज़ का जो वीट है इसने सेल किया मील ओनर को। मील ओनर क्या करेगा, मील ओनर इस वीट से फ्लावर बनाएगा। यानी कि मील ओनर का काम क्या है, ये वीट को कन्वर्ट करता है किस में, फ्लावर में, आटे में। ठीक है, और आटे में जब ये कन्वर्ट करेगा तो प्रोसेस करेगा, यानी काम करेगा उस वीट पे। उस काम को करने के लिए ये लेबर लगाएगा। तो 2000 का इसने एज अ रॉ वीट खरीदा, तो इसके लिए इंटरमीडिएट कॉस्ट या इंटरमीडिएट कंजप्शन मैंने आपको बताया था, रॉ मटेरियल जो यूज़ करता है एक प्रोड्यूसर। तो एक प्रोड्यूसर ने जो सेल किया सामान, वो दूसरे प्रोड्यूसर के लिए क्या बन गया, रॉ मटेरियल की फॉर्म में यूज़ कर रहा है, यानी इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो ये 2000 का इसने इंटरमीडिएट कंजप्शन, मतलब इसने वीट खरीदा और इसमें प्रोसेसिंग करके अपना प्रॉफिट वगैरह जोड़ के, या प्रोसेसिंग 500 रुपये की करी, और 500 रुपये की प्रोसेसिंग करके इसने सामान की वैल्यू को कंसिडर कितना किया, 2500। और ये 2500 का सामान या फ्लार, 2500 का अब क्या बन गया है, फ्लार, इसने किसको बेच दिया, बेकर को, बेकरी शॉप वाले को। ठीक है, अब बेकर क्या करता है, इस वीट को बेक करता है, वीट को क्या करता है, बेक करता है। ठीक है, ब्रेड में, ब्रेड बनाता है, वीट से क्या बनाता है, ब्रेड। अब वीट से ब्रेड बनाने में इसका मतलब इसने भी प्रोसेस किया, इसने भी काम किया, वीट से ब्रेड बनाया, लेबर लगवाया होगा, रूम लिया होगा, मशीनरी लगाई होगी। तो इसने इसके लिए वीट जो है वो आईसी, यानी कितने का सामान खरीदा था इसने, 2500 का। इसने उसे ब्रेड में कन्वर्ट करने के लिए 600 रुपये खर्च कर दिए, इसमें प्रॉफिट वगैरह सब जुड़ा है मान लीजिए। ठीक है, तो टोटल इसने 3100 का सामान रेडी कर दिया। ब्रेड कितने की रेडी कर दी, 3100। अब ये ब्रेड बेचेगा कॉन्फ्लेक्शनर को। ठीक है, तो ये कॉन्फ्लेक्शनर क्या है, कॉन्फ्लेक्शनर इस ब्रेड को
डायरेक्ट कस्टमर को बेचता है। तो कॉन्फ्लेक्शनर क्या कर रहा है, ब्रेड को कस्टमर को बेच रहा है। 3100 का सामान आया था, तो ये भी अपना प्रोसेसिंग वगैरह करके या एडअप अपना प्रॉफिट करेगा, ऐसे तो नहीं बेचेगा। तो इसने 400 रुपये का एडअप किया और 3500 का ब्रेड जो है ये किसको बेचा, कस्टमर को। ठीक है, कस्टमर को। अब बात की जाए कि एक कंट्री की डोमेस्टिक इनकम निकालनी है, तो हम क्या कहते हैं, डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस। और फाइनल गुड्स एंड सर्विस जो बना रहे हैं वो कंट्री के प्रोड्यूसर हैं, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर के हो, सेकेंडरी सेक्टर के हो या टेरिशरी। अब यहाँ पर 4 लोग इन्वॉल्व हैं, फर्स्ट फार्मर, दूसरा मिल ओनर, तीसरा बेकर और चौथा कॉन्फ्लेक्शनर। इन चारों ने अपनी तरफ से सामान बनाया। और अगर हम देखें तो फार्मर ने कितने का, इसकी तरफ से, फार्मर की तरफ से इसका फाइनल गुड्स कितने का रेडी हुआ या कितने का सामान बेचा इसने, 2000। तो ये कहेगा मैंने तो इनकम 2000 कमा ली। ठीक है। अब मील ओनर के लिए अगर आप मील ओनर से पूछेंगे भाई बता कितने की फाइनल गुड्स बनाई, तो वो बोलेगा भाई 2500 की बनाई है। मैंने कहा ओके चलो 2500 की इसकी भी फाइनल गुड्स की वैल्यू जोड़ ली। इसके बाद आप बेकर से पूछेंगे तो वो बोलेगा मैंने तो 3100 का सामान रेडी करके बेचा है। मैंने कहा चलो ठीक है। उसके बाद आप कॉन्फ्लेक्शनर से पूछेंगे जिसने कस्टमर को बेचा सामान, तो वो कहेगा मैंने 3500 का सामान बनाकर बेचा। तो अल्टीमेटली अगर मैं बोलूँ हमारी कंट्री में मान लो 4 ही प्रोड्यूसर थे कहने के लिए, तो चारों ने कितने रुपए की फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनाई है, आप टोटल कर लीजिए। तो 11,100 की फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन्होंने प्रोड्यूस करी। अब मैं बोल दूं कि मेरी कंट्री में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कितने की प्रोड्यूस हुई, 11,100, तो कहना सही होगा। आप खुद सोचो, इस 11,100 को अगर मैं बोलूँ कि ये कंट्री की फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है, तो आपको नहीं लगता कि चलो 2000 तो ले लिया। अब इस 2500 में देखो 2000 की जो इनकम थी, 2000 की इनकम इसने क्या किया, मिल ओनर ने 2000 बोला कि ये मेरा खर्चा है, ठीक है, और 500 रुपये मेरी इनकम है, 500 रुपये मैंने वैल्यू ऐड किया। तो ये वैल्यू ऐड रियलिटी में मिल ओनर की जेब में जो गए हैं वो कितने गए हैं, 500। अगर मैं 2500 जोड़ूंगी तो इसका मतलब क्या है कि मैंने फार्मर ने जो वीट प्रोसेस किया, वीट की वैल्यू को, फाइनल गुड्स में वीट की वैल्यू 2 बार जुड़ गई। ठीक है, क्लियर है। अच्छा फिर 3100 में क्या हुआ, 3100 में देखो अगर आप देखोगे तो 2500 प्लस 600। अब 2500 में क्या था, 2000 प्लस 500। 500 किस चीज़ के थे, 500 फ्लावर के थे और 2000 किसके थे, वीट के। और ब्रेड के कितने हुए, 600। ठीक है, तो इसका मतलब इस 3100 में देखो फिर क्या हुआ, 3 टुकड़े हुए। 2000 तो इसने वीट के जोड़े, वीट और फ्लावर के कितने जुड़े, 500, और उसके बाद 600 रुपये किसके जुड़े हैं, ओह सॉरी, ब्रेड के। क्लियर है, ब्रेड के। इसके बाद 3500 का भी वही हाल है। अगर आप 35 को तोड़ोगे तो 31 और 400, 31 को तोड़ोगे तो ये 3 चीज़ों में टूटेगा। इसका मतलब मैं क्या कह रही हूँ कि अगर आप बोलोगे कि ये कंट्री में 4 प्रोड्यूसर थे और इन चारों की ने बना मिल के 11,100 की फाइनल गुड्स एंड सर्विस बनाई है, तो हमारी कंट्री का टोटल आउटपुट कितना बनना चाहिए भाई, 11,100। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप 11,100 को नेशनल इनकम में शामिल करोगे तो आप आपने एक गुड्स की वैल्यू को 4 बार शामिल किया, वीट को 4 बार शामिल किया, फ्लावर की वैल्यू को 3 बार शामिल किया। इससे क्या हुआ, आपने एक ही चीज़ की वैल्यू को 2 बार, यानी ऐसा हो गया कि आपने एक ही पर्सन की इनकम को 4 बार जोड़ दिया। तो आपने ओवर एस्टिमेट कर दिया नेशनल इनकम। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है, अब आपको समझ में आएगा कि वैल्यू एडेड मेथड में हम वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ज़रूर लेते हैं, लेकिन उसमें से इंटरमीडिएट कंजप्शन यानी जो तुमने खरीदते समय खर्चा करा उस खर्चे को माइनस करो, क्योंकि जो वो खर्चा वो प्रोड्यूसर आपसे पहले वाला प्रोड्यूसर ऑलरेडी नेशनल इनकम में जुड़वाएगा। तो ये 2000 यहाँ शामिल नहीं होना, ठीक है, 2500 को यहाँ शामिल मत करना और यहाँ 3100 को शामिल मत करना। अल्टीमेटली मैं क्या कह रही हूँ कि हर प्रोड्यूसर की, देखो फर्स्ट प्रोड्यूसर के तो 2000 जुड़ेंगे, वीट की वैल्यू कितनी जुड़ेगी, 2000। अगर देखा जाए तो देखिए, तो वीट की वैल्यू को कितना जोड़ेंगे, वीट की वैल्यू लेंगे 2000, ठीक है। उसके बाद फ्लावर की वैल्यू कितनी लेनी चाहिए, 500। उसके बाद हमारा ब्रेड की वैल्यू कितनी लेनी चाहिए, 600। और लास्ट कॉन्फ्लेक्शनर ने जो ब्रेड को किसी भी रूप में, मिठाई बोलते हैं कॉन्फ्लेक्शनर मतलब मिठाई वाला, उसने जिस तरीके से जो भी चीज़ बना के कस्टमर को बेची वो 400। तो अल्टीमेटली अगर मैं बोलूँ तो हमारी कंट्री में कितने रुपए की फाइनल गुड्स रेडी हुई है, 3500। और अगर मैं ऐसे जोड़ूँ तो 4 बार एक चीज़ की वैल्यू, 3 बार एक चीज़ की वैल्यू जुड़ के हमारी नेशनल इनकम ओवर हो जाती। तो
हमें क्या करना चाहिए, हमें इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमें सिंपल ये करना चाहिए कि हर एक प्रोड्यूसर के आउटपुट की वैल्यू में से जितना उसने खर्च किया है इंटरमीडिएट वैल्यू को माइनस करो और उसका वैल्यू एडिट लो सिर्फ, ठीक है। क्योंकि अगर आप वो पूरा ले लोगे इस ओवी मतलब उसने टोटल, जैसे मान लो मैंने यहाँ बोला कि उसका टोटल आउटपुट का वैल्यू 2500, लेकिन आपको 2500 नहीं लेना। क्यों? क्योंकि इस 2500 में 2000 जो उसने खरीदा है वो 2000 ऑलरेडी फार्मर जुड़वाएगा नेशनल इनकम में, उसकी फाइनल गुड्स एंड सर्विस है, आपकी नहीं है। तो आप क्या करोगे, आउटपुट की वैल्यू में से आईसी को क्या कर देना आपको, माइनस। आईसी मतलब जो आपने सामान के लिए रॉ मटेरियल जो खरीदा है जिस प्रोड्यूसर से, वो आईसी आपको माइनस करना है और आपको अपनी सिर्फ वैल्यू एडेड को नेशनल इनकम में क्या करना है, जोड़ना है, ताकि किसी भी चीज़ को दो ज़्यादा बार नेशनल इनकम में शामिल किया ना जाए, ठीक है। क्लियर है? तो हम अब जो मेथड पढ़ रहे हैं वो है वैल्यू एडेड मेथड, सिंपल। अब आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा कि मैं क्या उसके अंदर समझा रही हूँ, ठीक है। तो हमारा मेथड है वैल्यू एडेड मेथड। इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होगा, पहले तो प्रोड्यूसर ढूंढो, कहाँ से प्रोड्यूसर आए। अभी इस क्वेश्चन में तो मैंने जो अभी आपको एग्जांपल समझाया उसमें मैंने फार्मर भी ले लिया, मिल ओनर भी ले लिया। अब आपको क्या करना है, हमारी इकोनॉमी में वैल्यू एडेड मेथड कैसे अप्लाई होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कंट्री में जितनी भी प्रोड्यूसिंग यूनिट है, प्रोड्यूसिंग यूनिट 3 सेक्टर में होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी। इन तीनों सेक्टर को डिवाइड कर देना है। तो प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर में वो सारे प्रोड्यूसर आते हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करके प्रोडक्शन करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग होगा, माइनिंग हो गया, ये सब क्या होता है, ये नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके प्रोडक्शन करते हैं। तो इन लोगों से पूछो भाई बताओ कितने रुपए की फाइनल गुड्स, मतलब पहले उन्हें पहचानो, आइडेंटिफाई द प्रोड्यूसिंग यूनिट। तो आपको पता है कि जितनी भी प्रोड्यूसिंग यूनिट आएंगी उन्हें आपको कितने टुकड़ों में बांटना है, 3। भाई प्राइमरी वाले प्राइमरी में जाओ, सेकेंडरी वाले सेकेंडरी में, टेरिशरी वाले टेरिशरी में। तो आपको एक मेथड फॉलो करना है, एक सीक्वेंस फॉलो करना है। ये नहीं कि जो भी प्रोड्यूसर आ रहा है बस आ जाओ निकालो कितना फाइनल, आपको पहले उसे डिफाइन करना है कि भाई आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं सॉरी। तो आइडेंटिफाइंग द प्रोड्यूसिंग यूनिट और इंडस्ट्रियल कैटेगरी ऑफ द प्रोड्यूसर एंड दीज आर एज फॉलोज। तीन कैटेगरी के होते हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, द प्रोड्यूसिंग यूनिट आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। प्राइमरी सेक्टर विच एक्सप्लॉइट्स और यूजेस द नेचुरल रिसोर्स। सेकेंडरी सेक्टर क्या होते हैं, ये प्राइमरी सेक्टर्स जो उन्हें सामान देते हैं वो ट्रांसफॉर्म करते हैं वन टाइप ऑफ कमोडिटी टू अनदर, यानी ये ट्रांसफॉर्म करते हैं वन टाइप ऑफ कमोडिटी को किसी और टाइप में, जैसे वीट से फ्लावर बनाना। तो ये फ्लावर जो मिल ओनर है वो सेकेंडरी सेक्टर में आ गया। इसके बाद है टेरिशरी। टेरिशरी सेक्टर में क्या होता है, सर्विस, जितनी भी हमारी सर्विसेज, गुड्स के साथ साथ हम क्या करते हैं, सर्विस। इट इज़ द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस। तो टेरिशरी जो सर्विसेज वाले प्रोड्यूसर उन्हें टेरिशरी सेक्टर में रख दो आप, ठीक है। उसके बाद आपको सेकंड स्टेप क्या है, अब आपको पता चल गया भाई प्राइमरी सेक्टर के प्रोड्यूसर ये रहे, सेकेंडरी के ये रहे, टेरिशरी के ये रहे। अब आप तीनों से पूछो भाई बताओ आपका जीडीपी एमपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज दोनों। आपने जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनाया उसका मार्केट वैल्यू क्या है, ठीक है। अच्छा, इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट। मतलब आपको अपना वैल्यू एडेड बताना है, आपको अपना इनकम बताना है। तो आपको क्या करना है, आपको उनको बोलना है कि आप अपने GOVMP में से, GOVMP मतलब आउटपुट की वैल्यू में से अपना IC माइनस करो। हमें सिर्फ क्या बताना है, वैल्यू एडेड। तीनों का अलग अलग और तीनों सेक्टर का अलग अलग निकालने के बाद जब आप जोड़ देंगे ना तो बन जाता है GDPMP। तो ऐड GVMP ऑफ ईच सेक्टर, अलग अलग निकालो GVMP, देन ऐड करो और ऐड करके क्या फाइंड आउट करो, GDPMP। क्लियर है? हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, अब हमें GVMP मिल गया। तो GVMP जो होगा वो तीनों सेक्टर का, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तीनों सेक्टर का GVMP जोड़ा आपने तो क्या मिला आपको, GDPMP। क्या मिला, GDPMP। अब इस GDPMP से आपको डोमेस्टिक इनकम निकालनी। बेटा डोमेस्टिक इनकम का जो सिंबल होता है वो होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसका रीज़न सुन लीजिए। नेट का मतलब क्या होता है, देखो ग्रॉस में 2 चीज़ें जुड़ी होती हैं, नेट और डेप, ठीक है। नेट और डेप दोनों जुड़ा होता है। डेप्रीशिएशन कोई भी इनकम नहीं होता। डेप्रीशिएशन आप सिर्फ ये कहते हैं कि मेरी मशीन यूज़ हो रही है, तो 10,000 की मशीन यूज़ होते होते 9,000 की हो गई, तो 1,000 का कोई खर्चा नहीं हुआ, लेकिन हम उसे अपने प्रोडक्शन की वैल्यू में जोड़ते हैं। मतलब वो जो वैल्यू एडेड है ना उसमें डेप्रीशिएशन जुड़ा हुआ है, जबकि वो कोई इनकम नहीं है, इसीलिए हमें उसे माइनस करना होता है। तो आपको डेप्रीशिएशन की वैल्यू हटा देनी है। डेप्रीशिएशन की वैल्यू हटाने के बाद आपको NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स हटाना है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्यों हटा रहे, क्योंकि अगेन वो गवर्नमेंट की इनकम है, वो एक प्रोड्यूसर्स की इनकम नहीं है। तो इसीलिए आपको इस MP और G, ये देखिए ग्रॉस,
आपको क्या करना है, जिन्होंने मेरे से कभी पढ़ा होगा, अगर आपने कभी मेरे से क्लासेस ली होगी, तो मैंने बोला नेट निकालना है, ग्रॉस दिया हुआ है तो ग्रॉस में से डेप क्या कर देंगे, माइनस। डीपी चाहिए, डीपी दिया है, कुछ नहीं करेंगे। एफसी फैक्टर कॉस्ट, तो मार्केट में से लिखा होता है ना इंक्लूडिंग टैक्स, टैक्स को हटा दो तो अपना शेयर मिल जाएगा। तो एनडीपीएफसी, जिन्हें लर्न करने में दिक्कत है आप वैसे ही लिख दीजिए, कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम सब्ट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन एंड एनआईटी टू कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम। उसके बाद आपको नेशनल इनकम निकालनी है, हमारा फोर्थ स्टेप। नेशनल इनकम पे कैसे पहुंचेंगे, घर की कमाई मिल गई, बाहर वालों की कमाई जोड़ दो तो टोटल इनकम आ जाएगी। तो ऐड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसे आप कहते हैं एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA। तो नेशनल इनकम का सिंबल क्या होता है, जैसे डोमेस्टिक इनकम नेट पे निकलती है, फैक्टर कॉस्ट पे निकलती है, तो हम बोलते हैं नेशनल इनकम, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालेंगे, डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA। तो ये क्वेश्चन बीकॉम के लिए 10 मार्क्स का और 12th वालों के लिए 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लीजिए। थैंक यू।